नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार ए के प्रदेशी एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हमारी अर्थव्यवस्था के संबंध में सीरीज शुरू किया है हमने, जिसमें अर्थव्यवस्था के संबंध में अर्थशास्त्र क्या होता है इसके बारे में पूर्व की कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं और उससे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। साथियों, हमने बता दिया था कि अर्थशास्त्र क्या है। आज हम बताएंगे अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्र में साथियों बता दो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। दो प्रकार के होते हैं। जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र होता है यह बृहद विश्लेषण इसके करने की ज़रूरत पड़ती है। इसकी मेंस की कक्षाओं में हम बताएंगे, जिसमें आय एवं रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। दूसरा, मांग का नियम एवं मुद्रास्फीति का अध्ययन किया जाता है, यह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तीसरा है आर्थिक विकास के सिद्धांत। आर्थिक विकास के सिद्धांत है वो भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एक और पॉइंट है जिसे बता दें, उत्पादन के फलन का बृहद विश्लेषण। यह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। अर्थात इन जो नियम हैं इनके अंतर्गत ही समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। परंतु जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल किसी एक फर्म, मान ले हम आय का फर्म है, आय के फर्म का इसकी क्रियाओं को अध्ययन करना ही समष्टि अर्थशास्त्र है। इसकी क्रियाओं का अध्ययन, और क्रिया किस तरह अध्ययन की जाती है? सूक्ष्म विश्लेषण की जाती है कि कितनी ये आय बढ़ती है और बढ़ती घटती कैसे घटती है। तो उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही किया जाता है। साथियों, मैं बता दूं, इसके साथ साथ देश की जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी क्या होता है और प्रति व्यक्ति आय, और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके ये मापक है या नहीं देश के विकास का, इन संबंध में भी अध्ययन हम करते हैं। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जीडीपी। इसको मिटा देते हैं। जीडीपी साथियों बता दें जीडीपी क्या होता है। इसका हम फुल फॉर्म बताते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी अर्थव्यवस्था का विकास का एक तरह से मापक होता है किसी भी देश की। जीडीपी के बारे में बता दें, जीडीपी सर्वप्रथम 1935 से 44 के अमेरिकी संसद में एक जॉनसन नाम के सदस्य थे, जिन्होंने इसको जीडीपी को प्रस्तुत किया था। परंतु कुछ सांसदों द्वारा आपत्ति भी की गई थी, कुछ द्वारा सहमति भी दर्ज की गई थी, और इन्होंने बताया था कि एक जीडीपी होती है जो देश की अर्थव्यवस्था को माप सकती है। कुछ आगे चलकर फिर इस जीडीपी को 1945 के बाद आईएमएफ द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा
वैश्वीकरण किया गया और कुछ देशों ने भी इसको देश के विकास के मापक के रूप में अपनाया कि जीडीपी को। तब से जीडीपी कंटिन्यू देश के विकास के मापक का सूचक है एक तरह से। तो जीडीपी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मापा जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी पहुंची है और देश की अर्थव्यवस्था में विकास है या नहीं है। तो ये हमारी जीडीपी होती है। जीडीपी के बारे में बता दें, एक निर्धारित अवधि के अंदर देश की सीमा के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। मतलब देश के अंतर्गत जो उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवाएं हैं। वस्तु में हम बता दें क्या होता है, प्रोडक्शन। और वस्तु की हम बात कर रहे हैं तो वस्तु में प्रोडक्शन जो हमारी हो रही हैं, और सेवाएं जो सेवाओं के रूप में जो उत्पाद हो रहे हैं उनको सेवाओं क्या दी जा रही हैं, सर्विसेज। इनका मूल्य जो जोड़ा जाता है, आकलित की जाती है पूरी देश की, तो उसको हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है साथियों, जीडीपी ये होती है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेट प्रोडक्शन। सकल शुद्ध उत्पाद। सकल शुद्ध उत्पाद जीएनपी साथियों, सकल शुद्ध उत्पाद भी जीडीपी की तरह ही होता है, जो एक निर्धारित सीमा के अंदर देश की सीमाओं का समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही कहते हैं जीएनपी। परंतु इसमें बेसिक अंतर जीडीपी से यही होता है कि विदेशी द्वारा अर्जित आय को घटा दिया जाता है। विदेशी, सीधे सिंपल में समझिए, विदेशी द्वारा अर्जित आय घटाया जाता है। विदेशों द्वारा अर्जित आय को घटा दिया जाता है और देश के ही नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय को जोड़ दिया जाता है, तो जीएनपी निकल आता है हमारे देश की। तो ये जीएनपी होता है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं एनएनपी। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल नेट प्रोडक्ट। नेशनल नेट प्रोडक्ट एनएनपी अर्थात राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद। राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद भी जानते हैं, राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद भी वही होता है, एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से होता है। परंतु अंतर यही होता है कि इसमें एनएनपी में जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। अगर एनएनपी निकालना हो तो जीएनपी से माइनस कर देते हैं कौन सी लागत जो होती है, मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है। जो लागत होती है उसको मूल्य ह्रास कहते हैं, मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, तो जीएनपी से एनएनपी निकल आता है अर्थात राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद। इसमें लागत को घटा देने से शुद्ध एनएनपी निकल आता है। अर्थात एनएनपी जो होता हमारा एनएनपी, ये हमारा एक तरह से राष्ट्रीय आय ही है। राष्ट्रीय आय जीडीपी भी है, जीएनपी भी है, एनएनपी भी है। परंतु जो एनएनपी है ये हमारा राष्ट्रीय आय ही होता है, इसको हम राष्ट्रीय आय ही करते हैं। एक देश के अंतर्गत वायु समस्त वस्तु सेवाओं का योग और उसमें जो मूल्य ह्रास घटा दिया जाता है वह राष्ट्रीय आय ही होता है। ये हमारा एनएनपी होता है। राष्ट्रीय आय भी किसी देश के विकास की ही मापक होता है।
राष्ट्रीय आय के बढ़ने से देश की प्रगति बढ़ती है और राष्ट्रीय आय के घटने से देश की प्रगति घटती है। तो ये हमारा एक राष्ट्रीय आय ही है, एनएनपी। अगर एनपी पूछा जाए क्या है तो राष्ट्रीय आय है। ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, अर्थात एनएनपी क्या होती है। अब आते हैं बढ़ते हैं आगे साथियों, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय को निकालना है, सबसे सरल है प्रति व्यक्ति आय जानना कि एनएनपी में से देश की जनसंख्या को भाग दे देते हैं। देश की जनसंख्या को एनएनपी से भाग देते हैं तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। यानी देश की जितनी जीएनपी है यानी राष्ट्रीय आय है उसको देश की जनसंख्या से भाग देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल आता है। तो प्रति व्यक्ति आय भी देश के विकास का प्रसन्नता का सूचक है। अगर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा रहती है तो देश की विकास होता है। ठीक है साथियों, अब प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में कितना है इसके बारे में बता देते हैं। प्रति व्यक्ति आय जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में कितना है। प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में 91,570 रुपये हैं। 2021-22 के आंकड़े बता रहे हैं। वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय देश की 91,570 रुपये है जो 2021 और 22 के आंकड़े बता रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं साथियों, प्रति व्यक्ति आय हमारा 2019-20 में 94,000 समथिंग था, परंतु कोरोना के काल के बाद 2020-21 में हमारा प्रति व्यक्ति आय घटकर 85,000 हो गया था, परंतु 21-22 में हमारा पुनः फिर बढ़ के 91,570 हो गया है। यह देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही घटता और बढ़ता है। साथियों बता दें, प्रति व्यक्ति आय के बारे में मैंने बताया था कि सर्वप्रथम में दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए थे 20 रुपये प्रति वार्षिक। उसके बाद GKB राव थे एक अर्थशास्त्री जिन्होंने 1931-32 में आय के संबंध में आंकड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किए थे जो 60 रुपये प्रति वर्ष उन्होंने बताया था। परंतु साथियों में आज़ादी के समय 1950 के दशक में 1950 के दशक जो प्रति व्यक्ति आय थी 11,170 रुपये। 11,170 रुपये 1950 के दशक में हमारी प्रति व्यक्ति आय थी। साथियों बता दें, जो प्रति व्यक्ति आय है हमारी आज़ादी समय से 8-9 गुना वृद्धि हुई है, अर्थात हम प्रगति के तरफ हैं। हमारा देश का विकास हो रहा है और हम प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। टॉप 10 टॉप 5 में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नंबर 1 पर है USA अर्थात अमेरिका, USA, चीन, जापान, जर्मनी। इसके बाद 5वां है भारत, 6ठा पे है UK। साथियों हमारा देश जो है UK को पीछे करके ही 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था बना है, अर्थात विश्व हमारा देश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। ये हमारा अर्थव्यवस्था है। साथ एक पॉइंट बेसिक पॉइंट बता दें जो समझने के लिए आवश्यक है, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि क्या होता है। आर्थिक विकास और एक होता है आर्थिक वृद्धि।
आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि क्या होता है? देश के, हमें बता दो, आर्थिक वृद्धि जो होता है, देश के समस्त भौतिक वस्तुओं का परिमाणात्मक परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, देश की अर्थव्यवस्था के आकार में परिवर्तन को हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। परंतु देश के अर्थव्यवस्था में आकार में परिवर्तन के साथ साथ कुशलतापूर्वक गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है देश में, तो हम उसे आर्थिक विकास कहते हैं। अर्थात किसी देश के जो अर्थव्यवस्था है उसमें गुणात्मक प्लस पर्यात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? आर्थिक विकास। गुणात्मक परिवर्तन प्लस परिणात्मक परिवर्तन, ये हमारा आर्थिक विकास हो गया। इसमें क्या है? सिर्फ परिणात्मक परिवर्तन, ये हमारा आर्थिक वृद्धि, यानी अर्थव्यवस्था का आकार में परिवर्तन को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। परंतु आकार में परिवर्तन के साथ साथ उसके गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है देश की, तो हम आर्थिक विकास कहते हैं। यह रहा साथियों कुछ बेसिक पॉइंट जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समझने का हमने प्रयास किया है और आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आगे मांग का नियम, बैंकिंग सिद्धांत, RBI, इन संबंध में मानव विकास सूचकांक डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षा में आते हैं। साथियों, हम उन्हीं दृष्टि से अध्ययन करा रहे हैं जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल है। साथियों, हमारे क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।